हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल जागृत कंसल्टेंसी पे स्वागत है। और आज हम यहाँ सीखना चाहेंगे SAP HCM। ओके, आप तो SAP HCM और SAP को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि SAP एक्चुअल में कौन सॉफ्टवेयर है। तो SAP पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ ERP। ओके, एंड ERP इस इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंड ये एग्जिस्टिंग्स पे क्यों आए थे? ये एग्जिस्टिंग पे इसलिए आए थे क्योंकि जिस टाइम ये नहीं थे उस समय जो इंडस्ट्रीज़ थी उनके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर की डिमांड आ रही थी जहाँ पर सारा का जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हों और सेंट्रलाइज हों। और टिल देन तब तक उस समय तक जब ERP मार्केट में नहीं आए थे तब तक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं था जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर को बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट को आपस में कनेक्ट कर सके और डेटा फ्लो कर सके। जैसे एग्जांपल SAP का आप देख रहे हो, आप यहाँ पर आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स दिखाई देंगे। लाइक इन अंडर लॉजिस्टिक्स आपके पास मटेरियल मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स, एग्जीक्यूशन, प्रोडक्शन प्रोसेस, प्लांट मेंटेनेंस, कस्टमर सर्विस, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। एंड दिस इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग लाइक फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग। इसके बाद अगर आप चाहोगे तो ह्यूमन रिसोर्स का यहाँ पर है। एंड और कोई भी जो टेक्निकल हैं, अबैप हो गया, बिजनेस हो गया, वो लोग यहाँ पर काम करते हैं। हमारा भी टूल यहीं पर होगा जब हम यहाँ पर जाएंगे इन कस्टमाइजिंग और IMG, दैट इज SPRO। ओके, तो यहीं पर जाके हम काम करेंगे। बट अभी जस्ट एक ओवरव्यू कि ये SAP ERP है क्या चीज़, हम इसको क्यों सीखते हैं, किस लिए ये मार्केट में आया। और मार्केट में ऐसे बहुत सारे ERPs हैं अभी इस समय, लेकिन हर कोई SAP ही सीखना क्यों चाहता है? चाहे वो एज अ कंसल्टेंट सीखना चाहता हो, चाहे वो एज अ एंड यूज़र सीखना चाहता हो। क्यों? क्योंकि मार्केट का ऑलमोस्ट 75 to 80% जो शेयर है related to ERPs इट्स कवर्ड बाय SAP। ओके, तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं उनके पास SAP इम्प्लीमेंटेड है, तो ये इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि किसी कंपनी में आप जाओ तो एज अ नॉर्मल, अगर आपको SAP एज अ कंसल्टेंट नहीं आता है, बट एज अ एंड यूज़र अगर आपको उसको यूज़ करना आता होगा, लाइक अगर मैं HR की बात करूँ, अगर किसी बंदे को एम्प्लॉय हायर करना है तो उसके पास ये टैग है, तो उसको एंड यूज़र यहीं पर आके काम करता है। वो अगर उसको पाथ नहीं मालूम ये वाला तो उसको ये PA40 यूज़ करना पड़ता है। पर्सनल एक्शंस में जाएगा, अगर किसी को हायर करना है, टर्मिनेट करना है, तो ऑल दीज एक्शंस आर हेयर। ओके, तो उनको इन एक्शंस को ही फॉलो करना है। अगर किसी को हायर करना है तो एग्जीक्यूट करो, ठीक है। एंड अगर मेरे को रिटायरमेंट, टर्मिनेशन, हायर एप्लीकेंट, अगर रिक्रूटमेंट का पार्ट अगर करा के रखा है तो हम यहाँ से हायर एप्लीकेंट भी कर सकते हैं, और ऐसे पर्सनलाइज एक्शंस भी हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर अगर मेरे को कोई वेंडर क्रिएट करना है तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो लॉजिस्टिक्स पे जाके, और आप अकाउंटिंग में जाके, फाइनेंस में जाके भी क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज वेंडर जो होता है वो हम 3 जगह से क्रिएट कर सकते हैं। MM पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, और सेंट्रली जहाँ पर दोनों ही ऑप्शंस हो। अगर आप MM से क्रिएट करोगे तो वहाँ पर कंपनी कोड एंड ऑल चीज़ नहीं होंगी। जब आप मटेरियल मैनेजमेंट से करोगे तो वहाँ पर प्लांट वगैरह होगा। लेकिन जब सेंट्रली करोगे तो वहाँ सारी चीज़ होगी, एक ही बार में सब क्लियर किया जाएगा, तो सेंट्रली ज़्यादा यूज़ करते हैं ना। तो हर चीज़ के लिए अपने अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये अभी बताने का मतलब ये है कि पहले जो सॉफ्टवेयर होते थे वो सब अलग अलग होते थे, वो सेंट्रलाइज नहीं थे, डेटा एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं करता था, डेटा ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था। तो उस टाइम मार्केट में डिमांड थी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जहाँ पर डेटा आपस में सारा कनेक्टेड हो। तो उसके बाद वो जो सॉल्यूशन आया दैट इज ERP 1960s के अंदर। ओके, तो 1960s में वो आ गया। बट फिर SAP क्यों आया 1972 में? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, कुछ ना कुछ लैकिंग पॉइंट्स रहे होंगे जिसके बेस पे आया। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब भी कोई क्लाइंट आता था, जब भी कोई क्लाइंट आएगा कस्टमाइजेशन कराने के लिए या अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करने, ERP सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो ERPs में होता क्या था कि क्लाइंट जाता था सर्विस प्रोवाइडर के पास, अपनी रिक्वायरमेंट देता था, और सर्विस प्रोवाइडर उसके लिए वो सॉफ्टवेयर डेवलप करके देता था विद देयर कॉपीराइट। ओके, तो वो उसको सॉफ्टवेयर को यूज़ करते थे, बाद में उसके अंदर कोई चेंजेस करवाने हैं वो अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा, वो सारे चेंजेस कर देगा। तो इश्यूज सबसे पहला ये था कि जितनी बार क्लाइंट आएगा उसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर बनाओ, नया सॉफ्टवेयर बनाओ। तो जब ERP जो SAP वाले आए थे, SAP ने जो किया था, SAP ने किया था यार, उनका जो आइडिया था, उसका पहला आइडिया तो ये था कि वाई डोंट वी क्रिएट वन सॉफ्टवेयर विच फुलफिल्स एवरीवन्स रिक्वायरमेंट। हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर देते हैं और बस
आप आओ, उसका लाइसेंस परचेज करो, और लाइसेंस परचेज करने के बाद अपने हिसाब से जो भी आपको करना है आप वो करवा सकते हो। एक एग्जांपल, एक पॉटर मड को जब मड डो बनाता है तो उसके बाद वो उससे कुछ भी बना सकता है। वो उससे आपके बड़े बड़े जार बना सकता है, मटके बना सकता है, कैंडल्स बना सकता है, बहुत सारी चीज़ें, कैंडल लाइक जिसके अंदर आप मिट्टी का पहले से बनाओ डो का, और उसके बीच में आप वैक्स फिल करके उसके अंदर आप कैंडल भी बना सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हो। एग्जांपल आप एक्सेल का भी आप कर सकते हो। एक्सेल आपने MS ऑफिस परचेज किया, उसके हिसाब से जिसको जो करना है वो करेगा। उसके बहुत सारे एडिशंस होते हैं, होम एडिशन, प्रोफेशनल एडिशन, स्टूडेंट एडिशंस। एंड अब किसी के पास एक्सेल है तो वो करता क्या है, मेरे को यार प्लस माइनस करना, मैं उसके लिए यूज़ करता हूँ। कोई पीवॉट करता है, कोई वी लुकअप करता है, कोई एच लुकअप करता है, कोई फॉर्मूलेस डालता है, कोई MIs बनाता है, कोई मैक्रोज यूज़ करता है, पूरी विजुअल बेसिक्स की वो पूरी पूरी कोडिंग्स यूज़ करके वो अपने लिए मैक्रोज डिजाइन करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो सेम, तो इन्होंने जो आइडिया निकाला था वो ये था कि एक सॉफ्टवेयर प्री डिफाइंड हम बना देते हैं जिसमें सब कुछ हो सकता है, बस क्लाइंट को वो परचेज करना है, उसका लाइसेंस परचेज करना है, उसके बाद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी कस्टमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन करवानी है और उसको यूज़ करना है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये था। दूसरा कॉन्सेप्ट जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम ये थी कि जो डेटा था वो डेटा अगर मल्टीपल लोकेशंस हैं, लाइक अब तो सेंट्रलाइज हो गया, सारे डिपार्टमेंट सेंट्रलाइज हो गए, सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया, बट उसमें हुआ क्या कि क्या कहते हैं, इनके पास जो पहले ERP में एक प्रॉब्लम थी कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर डेटा नहीं जाता, ये एक प्रॉब्लम थी। तो जब 1972 में SAP आया तो उसने ये पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी थी। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डिवाइन कर लिया था, परचेज करो, अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कराओ। लेकिन जो डेटा सेंट्रलाइजेशन की जो बात थी, अगर हम बात करते हैं, डेटा एक प्रॉपर वे में एक लोकेशन के अंदर तो सेंट्रलाइज हो गया था, बट मल्टीपल लोकेशंस के हिसाब से सेंट्रलाइज नहीं हुआ था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, ठीक है, तो अब इसका डेटा जो है वो मुंबई नहीं जा सकता, मुंबई का डेटा बैंगलोर नहीं जा सकता। तो ये सॉल्यूशन इन्होंने कब कंप्लीट किया, जब ये अपना लेके आए थे R1 आर्किटेक्चर, R2 आर्किटेक्चर से। तो R2 आर्किटेक्चर में क्या किया इन्होंने, यहाँ पर जो था दैट वाज R1, ठीक है, सिर्फ डेटाबेस था, हर जगह आपको सॉल्व करना पड़ेगा और वहीं से करना पड़ेगा। बट यहाँ पर आके इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जो सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में, 2 टीयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया। R स्टैंड्स फॉर रियल टाइम एंड 2 स्टैंड्स फॉर 2 टीयर आर्किटेक्चर। पहला जो था दैट इज डेटाबेस, ओके, एंड सेकंड वाज एप्लीकेशन सर्वर। अब यहाँ पर हुआ क्या, इन्होंने जो चीज़ करी उन्होंने हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ एक डेटाबेस सर्वर बनाया, ठीक है। ये किसी भी एक मेन लोकेशन में हो जाएगा, जैसे मैं कोलकाता में बोलूँ, लेट्स से कोलकाता के अंदर ये है ना। अब मेरे को जो बनाना था, लेट्स से मुंबई एंड बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु। अब क्या हुआ कि कोलकाता पे मेरा डेटाबेस सर्वर है, और जो मुंबई और बेंगलोर हैं ये सारे के सारे ये होंगे मेरे एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है। तो एक डेटाबेस सर्वर है, उस डेटाबेस सर्वर के अंदर मेरा कोलकाता भी ऐड हो गया, मेरा मुंबई भी हो गया, बेंगलुरु भी हो गया। तो ये आपस में सारे के सारे कनेक्टेड हो गए। अब जब भी आप चाहे बेंगलुरु में कोई ट्रांजेक्शन हो गई, बेंगलोर में कोई भी एंट्रीज होंगे सिस्टम के अंदर, दैट डेटा गोज टू थ्रू एप्लीकेशन टू फ्रॉम एप्लीकेशन सर्वर टू देयर डेटाबेस सर्वर, ओके। मुंबई में काम हुआ वो भी डेटाबेस सर्वर में जाकर स्टोर हो गया, कैलकाटा का डेटाबेस सर्वर में ही स्टोर हो गया। अब मुंबई वाले को जो बैंगलोर में टास्क हुआ है वो चाहिए तो वो इजीली मिल जाएगा, जैसे वो कमांड देगा, वो कमांड यहाँ से उठ के सीधे ही आपके बैंगलोर मुंबई लोकेशन के जिस बंदे को चाहिए होगा उसके पास आ जाएगा। तो ये बनकर रेडी हो गया और सब काम करना भी शुरू हो गया और मार्केट में काफ़ी अच्छा चल भी रहा था। अब बात आती है कि जब ये सब कुछ सही चल रहा था तो फिर ये R3 आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट क्यों आई, ओके।
तो R3 आर्किटेक्चर में क्या किया, देखो रिक्वायरमेंट क्यों आई, सब कुछ डेटाबेस सर्वर था, एप्लीकेशन था, हम किसी भी लोकेशन से बैठ के काम कर सकते थे जहाँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वहीं पर। यहाँ पर प्रॉब्लम थी कि जहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा आपको काम वहीं पर करना है। आप ये नहीं कि इस लैपटॉप में लेके मैं अपने घर गया, वहाँ बैठ के काम करना शुरू कर दिया, वो नहीं था, ठीक है ना। जहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रॉपर इंस्टॉल्ड है उसी मशीन में बैठ के आपको काम करना है, और आप इधर उधर से काम नहीं कर सकते। इवन बिल्डिंग में भी बैठे हुए हो, सेम बिल्डिंग में, वहाँ एसएपी इंप्लीमेंटेड है, एसएपी इंस्टॉल्ड है, बट आप थर्ड फ्लोर बैठे हो, लेकिन एसएपी की सारी जो मशीन्स है वो सारी सारी सेकंड फ्लोर पे, तो थर्ड फ्लोर से आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो R3 आर्किटेक्चर और सब कुछ सही चल भी रहा था, और उसके आगे किसी क्लाइंट की कोई डिमांड भी नहीं थी। बट ऐसा क्या हुआ, जो R3 आर्किटेक्चर में हमें अपने आप को अपग्रेड करना, आप एक ये आंसर आ सकता है कि हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं क्योंकि हर कंपनी को अपने को अपग्रेड करना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल दूं, इफ़ आई से अबाउट, अगर बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं लाइक नोकिया, तो नोकिया को तो सबने ही नो कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ये जितनी भी कंपनीज थी, इन्होंने कभी अपने आप को अपग्रेड, मतलब अपग्रेड वो करते थे अपने हिसाब से चीज़ है, लेकिन उनको कभी ये नहीं था कि मार्केट में कोई नई चीज़ आएगी तो उसको भी हमें अडेप्ट करना चाहिए। उन्होंने उस चीज़ को अडेप्ट नहीं किया, और एंड्रॉयड आया, उसने पूरी मार्केट कवर कर ली, और नोकिया रातों रात स्मार्टफोन साइकिल से हट गया पूरा का पूरा, ठीक है। इतनी बड़ी कंपनी इतने कम दामों में बिक गई, इतने लो मार्जिन बिकी है, और उनके पास का कोई आंसर नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट ने उसको परचेज़ किया, थे लूमिया उसके अंदर लेके आए, बट विंडोज़ फ़ोन उसको कोई यूज़ नहीं करता, विंडो 8 तो वैसे कोई यूज़ नहीं करते हैं, तो फिर वो उसमें फ़ोन में कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके बाद थर्ड पर्सन ने कर दिया। फिर नोकिया जब एंड्रॉयड के संग आया, तो फर्स्ट टाइम जब नोकिया एंड्रॉयड के संग आया था, तो जिस दिन उसका पहला सेट आया था वो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला, मतलब ऑनलाइन में विद इन 15 मिनट सबसे ज़्यादा बिकने वाला सेट आ गया था। तो अगर उसी समय उसको उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया होता, तो नोकिया का मार्केट में अभी कुछ ना कुछ रेपुटेशन, या फिर फीचर फ़ोन में तो अभी भी है, नो डाउट फीचर फ़ोन इज़ नोकिया से बेस्ट कोई नहीं बना सकता, बट स्मार्टफोन साइकिल में चलेगा। और अब जब उसने डिसीजन लिया, तब तक इंडियन मार्केट में चाइनीज़ ब्रांड थे वो आ चुके थे, एमआई हो गया, ये तो उन्होंने पूरी मार्केट कवर कर ली, तो उसको स्टैंड करने का बाद में मौका नहीं मिला, क्योंकि उनकी प्राइस रेंज में वो फाइट ही नहीं, उनके बीच में कोई डिफरेंस लेके आ ही नहीं पा रहे, ताकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं था कि जो महंगे में खरीदे, एज कम्पेयर टू लाइक एम आई हो गया, जियाओमी हो गया, ओप्पो, F1 जितने भी हैं सारे के सारे, उनके मुकाबले में कहीं पर भी नहीं था। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करता रहना चाहिए। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, दिस इज नॉट रिलेटेड टू नोकिया ओनली ना, दिस इज फॉर अवर सेल्फ। अगर हम भी अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, किसी ना किसी कोई ना कोई हमें आके टेक ओवर करके चले जाएगा। आपने एसएपी सीखा, अपने एसएपी सीखने के बाद आपकी जॉब लग गई, तो ये नहीं है कि आपको एसएपी वहाँ स्टक करना है। देयर आर सो मैनी मॉड्यूल्स लाइक फीको, आप उसमें जा सकते हो। अब क्लाउड सॉल्यूशंस आ रहे हैं, S/4HANA, अरीबा। आपको अपने आप को अपनी डोमेन के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना और आगे बढ़ते जाना है। अगर आपने सोचा कि नहीं मैंने एसएपी सीख लिया, मेरी जॉब लग गई है, तो ये आपके लिए डेंजरस है। आपको अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ेगा ना। R3 आर्किटेक्चर देखो, जब 78-79 में R2 आया था, तो उस समय इंटरनेट नहीं हुआ करता था, ओके। R3 जब आया तब वर्ल्ड में इंटरनेट आने लगा, तो उस समय हमें ये डिमांड आने लगी कि यार हमारा जो एम्प्लॉई ये बिल्डिंग है, कहीं से भी उसको क्या कहते हैं लैपटॉप दें और वो अपने आप से काम करना शुरू कर ले, ओके। तो मैं घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम भी कर सकूं, हर जगह कर सकूं। तब इन्होंने R3 आर्किटेक्चर लाए थे। उसमें जो अभी आप जो देखते हो, आप यहाँ पर आप जाओगे, दैट इज SAP GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दैट इज प्रेजेंटेशन सर्वर, आपके डेस्कटॉप पे डाला जाता है। और ये जब इसको आप लॉग इन करोगे और यहाँ पर आप क्लिक करोगे, लेट्स से कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और सॉरी यहाँ पर हम जाएंगे चेंज आइटम, तो सी एवरी प्रेजेंटेशन सर्वर इज कनेक्टेड टू देयर एप्लीकेशन सर्वर, एंड एप्लीकेशन सर्वर इज कनेक्टेड टू देयर डेटाबेस सर्वर। तो जिस इस डेस्कटॉप पे मैं जो भी काम करूंगा विद दिस आईडी, तो थ्रू वो इस एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू डेटाबेस सर्वर में जाके स्टोर हो जाती है, और जो भी उस डेटाबेस सर्वर से एप्लीकेशन सर्वर कनेक्टेड होंगे वो सारे उस डेटा को फैच कर सकते हैं, ओके ना। तो R3 में सिर्फ इतना ही डिफरेंस आया था कि यहाँ पर एक डेटाबेस सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर एंड प्रेजेंटेशन सर्वर, ओके। तो वर्क कैसे करता है? डेटाबेस सर्वर किसी भी एक लोकेशन में इंस्टॉल्ड, एप्लीकेशन सर्वर सारी लोकेशंस पे, मुंबई, बेंगलुरु, नोएडा, दिल्ली, NCR, गुड़गांव, सारी एप्लीकेशन आ जाएगी। और उस लोकेशन के जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो अपने अपने एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्टेड रहते हैं, तो वो जो भी काम करेंगे देयर वर्क
गोज थ्रू एप्लीकेशन सर्वर टू डेटाबेस सर्वर एंड गेट स्टोर्ड देयर, और दूसरे किसी बंदे को चाहिए तो वो कमांड डालेगा, तो देयर कमांड विल गो थ्रू एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस सर्वर एंड फेच दैट डेटा एंड टेक बैक टू दैट स्क्रीन, ओके, जिसने भी वो कमांड डाली हुई है। तो दिस इज हाउ एसएपी सॉफ्टवेयर वर्क। तो एसएपी R3 आर्किटेक्चर, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर एसएपी HCM पार्ट, बट एज अ फंक्शन कंसर्न यू शुड नो हाउ एसएपी सॉफ्टवेयर वर्क्स ना। तो this is R3 architecture, how SAP software. Now the next step is SAP landscape. Okay, in SAP R3 architecture, R2 architecture, R1 architecture, we learn about that how SAP software works. Now in SAP landscape, we will learn how we as a consultant work in SAP software. See, so we work in 3 phases. First is DEV, that is development. Second is QAS, that is quality assurance system, and third is PRD, that is production. So this stands for development, production. Okay, now तो सी सबसे पहले ये चीज़ पता होना चाहिए, तीनों चीज़ है क्या चीज़, ये तीनों अलग अलग सर्वर हैं। एक सर्वर जहाँ पर सारी डेवलपमेंट होती है, मतलब एनी काइंड ऑफ क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट जो भी है डेवलपमेंट को लेके, वो सारा पार्ट कहाँ पर होता है, वो डेवलपमेंट फेज के अंदर होता है। अब डेवलपमेंट में आप सब कुछ लगा सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन, टेम्पलेट्स, फॉर्म्स, एक्सेट्रा। ओके, बहुत सारी, मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू क्लाइंट सिस्टम डेवलपमेंट, कुछ भी होगा, सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी, सारा सारा इस पार्ट में होता है। और इस सेक्शन पे सिर्फ कंसल्टेंट्स, एंड यूज़र, अबैप कंसल्टेंट, बेसिक कंसल्टेंट, एंड यूज़र वर्क नहीं करता, फंक्शनल कंसल्टेंट, अबैप कंसल्टेंट एंड आपका बेसिस कंसल्टेंट, ये सारा इसके अंदर काम करते हैं। एंड व्हेन वी आर डन विद ऑल काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइजेशन, देन वी ट्रांसफर दैट डेटा टू क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। अब क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम में क्या होता है, वी डू ऑल काइंड ऑफ टेस्टिंग हियर, लाइक मॉड्यूल वाइज टेस्टिंग, UAT, that is user acceptance testing, and creation training modules, conduct training, okay, and then EUT, that is end user testing. See, module wise testing करते हैं. What is module wise testing? If we say module wise testing मतलब देखो SAP के अंदर तो बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। जब आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर देखो सी देयर इज अकाउंट, लॉजिस्टिक्स, HR, देयर आर सो मैनी सॉफ्टवेयर। अगर क्लाइंट ने जो जो पार्ट यहाँ हमसे इम्प्लीमेंटेशन कराई हुई होगी, वो सारी की सारी हम यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे सिंगल, ठीक है ना। आफ्टर सिंगल टेस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद करते हैं हम इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, ओके, कि ये आपस में कंबाइंड वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सी सेल्स में कोई सेल्स जनरेट हुई, पैसा हमारे पास आया, ये हमारे फाइनेंस में दिख रहा है नहीं दिख रहा। सेल्स ने कुछ सेल्स आया, वो सामान हमारे पास नहीं है, तो हमें सामान मंगाना है, तो मटेरियल मैनेजमेंट में जा रहा है नहीं जा रहा, क्योंकि सामान मटेरियल मैनेजमेंट से आएगा, उसके बाद ही तो प्रोडक्शन होगी, ठीक है। तो ये सारे आपस में कनेक्ट। HR के अंदर पेरोल हमने रन किया, वो फाइनेंस में जा रहा है नहीं जा रहा, बाद में डेटा वहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो ये सारे आपस में कनेक्टेड है या नहीं है। सी जब ये टेस्टिंग हो जाती है, तो यहाँ पर क्लाइंट के जिस लेट से कि हर डिपार्टमेंट के 2-2 बंदे, एक बंदा उसके अंदर आके काम करना शुरू करते हैं। सी टेस्टिंग काइंड ऑफ थिंग रियल टाइम वो नहीं करते, बट वो जो डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं वो वहाँ पर वर्क करते हैं, और वो हो रही नहीं। जब वो बोलते हैं हाँ सब कुछ ओके है, उसके बाद हम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। अब ट्रेनिंग मॉड्यूल्स क्यों क्रिएट, देखो ये कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर तो है नहीं ना, कि आपने फ्रिज खरीदा, फ्रिज घर पे आया, फ्रिज वाला बंदा उठ के आया, उसने आपको डेमो दिया कि भाई ऐसा करोगे, नॉब डाउन करोगे, नॉब अप करोगे, डेटा ठंडा होगा, विंटर्स पे आप कम कर दोगे, ऐसा तो होता नहीं। माइक्रोवेव परचेज किया, टीवी परचेज किया, तो उनका डेमो देने आते हैं। तो जो प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अकॉर्डिंग क्लाइंट को चलना पड़ता है, वो अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर नहीं करा सकते उसको। तो उसमें होता है क्या है कि सॉफ्टवेयर परचेज किया, फिर वो आपको बताएंगे इसको सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है, तो उसमें क्लाइंट को उनके हिसाब से चलना पड़ता है। बट यहाँ पर क्या है, हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ली, क्लाइंट के हिसाब से बनाया, तो अब क्लाइंट ने टेस्ट किया। अब क्लाइंट को बताना तो है ना कि भाई जिस प्रीवियस टूल पे आप काम करते हो, वहाँ पर जो काम होता था वो यहाँ पर इस तरीके से होता है, सही। तो उसका पहले ट्रेनिंग मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ता है, फिर उन एंड यूजर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसके बाद फिर एंड यूजर उसके अंदर टेस्टिंग करते हैं।
रियल टाइम पे नहीं करते, मतलब उसमें टेस्ट करते हैं जब वो ओके करते हैं कि हाँ इस, अगर वो जितने सजेशन देंगे उनको जो एरर आ रहे हैं जो नहीं हो पा रहा है वो फिर हम थोड़ा चेंजेस करते हैं, वो चेंजेस करने के बाद फिर हम यहाँ पर डालेंगे, फिर ये वर्क करेगा। सी, जब एंड यूज़र उसको ओके कर देगा उसके बाद ही यहाँ पर हमारा गो लाइव, यहाँ से हम डेटा ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर, तब ये क्लाइंट का लाइव सिस्टम आ जाता है और यहाँ पर हमारा एक्सेस नहीं होता, सिर्फ क्लाइंट का एक्सेस होता है। जो कंसल्टेंट जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनका एक्सेस सिर्फ डेवलपमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस पे होता है, वो यहाँ से हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। सी, ओके, तो दिस इज हाउ वी वर्क इन एसएपी सॉफ्टवेयर। अब ये तो मैंने बताया कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन, सारी चीज़ हमने कर ली, तो यहाँ पर एक चीज़ और आती है, दैट इज एएसएपी मेथोडोलॉजी। ओके, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन एक कॉम्पैक्ट वे पे आपको जो बताना है आप उसको बहुत ईजिली समझ सको कि कोई भी प्रोजेक्ट आप करते हो एसएपी के अंदर तो आपको ये मेथोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है। देखो रियल टाइम पे भी आप कहीं पर भी जाते हो, कुछ काम करते हो, तो कोई ना कोई स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन करनी ही पड़ती है ना, उसी के बेस पे आप काम करोगे, उससे पहले तो आप काम कर नहीं सकते। तो सिंपल वे पे जो एसएप मैथोलॉजी है, ये एसएपी के जो जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये मैथोलॉजी फॉलो करी जाती है। तो इसके अंदर टोटल 5 फेजेस होते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट प्रिपरेशंस, बिजनेस ब्लूप्रिंट, रियलाइजेशन, फाइनल प्रिपरेशंस, गो लाइव एंड सपोर्ट। ओके, तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ये तो हम ऑलरेडी लैंडस्केप में सीख चुके हैं। रियलाइजेशन इक्वल टू डेवलपमेंट फेज, डीईवी, दैट इज डेवलपमेंट फेज। और यहाँ पर आएंगे दैट इज क्यूएएस, दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, और ये हमारा पीआरडी। सी, अब एसएपी मैथोलॉजी में आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके रोल प्लेयर कौन कौन से हैं। सी, एसएपी के अंदर आपके 3 मेजर रोल प्ले होते हैं। एक एसएपी इटसेल्फ, जहाँ से क्लाइंट आपका एसएपी लाइसेंस परचेज करता है, एंड उसके बाद होता है एसएपी का जो क्लाइंट जिसने परचेज किया, एंड थर्ड इज एसएपी के ग्लोबल पार्टनर सर्विस प्रोवाइडर जो करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ग्लोबल पार्टनर की बात करूँ, देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स मार्केट में, जितने भी सर्विस आप ले सकते हो, तो जितने भी प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है ना, आप उनका नाम ले सकते हो। जितनी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं वो सारी मोस्टली सारी उसी के अंदर है। आप किसी का फिंगर में नाम ले लोगे वो आपको वहाँ का मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है, क्लाइंट को उन्हीं से ही सर्विस लेनी है, वो अपने कंसल्टेंट भी हायर कर सकता है, तो वो उनसे इम्प्लीमेंटेशन करा सकता है, या फिर कई फ्रीलांसर होते हैं जो प्रोजेक्ट लेते हैं और प्रोजेक्ट बेस पे करके उनके इम्प्लीमेंटेशन करके चले जाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है वो किसे लेना चाहे। अब आपके क्लाइंट ने कहीं से भी सर्विस प्रोवाइडर सर्विस ले रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन की, फ्रीलांसर से ले रहे हैं, या किसी छोटी कंपनी से ले रहे हैं, किसी बड़ी आईटी कंपनी से ले रहे हैं, या अपने ही कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं, तो उनका सबसे पहला काम क्या होगा, प्रोजेक्ट प्रिपरेशंस करना, कि हम कैसे करेंगे स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन। आप यहाँ पर आप जाओगे तो लेट्स से स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन, कि कैसे कैसे हम सारी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और हम करते क्या है, हम उसके बाद टीम क्रिएट करते हैं। टीम हमारी तरफ से भी टीम होनी चाहिए कि कौन सा बंदा इस कंपनी के लिए, जैसे कि अगर किसी बड़ी आईटी कंपनी में गए तो उन आईटी कंपनी के पास तो बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं ना। तो अगर लेट्स से कि मैं कोई एक है महेश बाबू मोटर इंडस्ट्री, ओके, महेश बाबू मोटर इंडस्ट्री है, उसके लिए हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वो हमारा क्लाइंट है। तो अब मैं देखूंगा मेरे पास ऐसे कौन से बंदे बैठे हैं जिन्होंने फ्री भी हैं और मोटर इंडस्ट्री के लिए काम किया हुआ है, तो वो बेस्ट एसेट है फॉर दिस क्लाइंट। ओके, तो अब मोटर इंडस्ट्री को नहीं, कोई फार्मास्यूटिकल भी हो सकता है, कोई रियल स्टेट्स कंस्ट्रक्शंस का भी हो सकता है, एफएमजीसी का भी हो सकता है, बहुत सारे हैं। तो हमारे लिए जो बेस्ट है एसेट है क्लाइंट के लिए, हम उसको पिक करेंगे। फिर हमें क्या क्या चाहिए, कितने लैपटॉप चाहिए, टिकट्स होगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ हमें पहले सेट करके रखनी पड़ती है। और प्लस हमें क्लाइंट की तरफ से भी बंदे चाहिए होते हैं जो हमें बताएगा कि कितना आपको क्या कहते हैं, कौन कौन क्या क्या चीज़ उसको चाहिए, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। तो उसकी तरफ से टीम भी चाहिए ना, तभी तो हम जाके उनसे बात कर पाएंगे। अदरवाइज कोई हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं देगा तो हम कैसे करेंगे उस चीज़ को। ओके, तो एक टीम हमारी तरफ से, एक क्लाइंट की तरफ से, प्लस
हमें क्लाइंट की तरफ से 100% सपोर्ट भी चाहिए। अगर वो सपोर्ट नहीं देंगे हमें, तो हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे ना। अगर रिक्वायरमेंट ही नहीं दे रहे तो काम तो होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। तो 100% सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोजेक्ट क्रिएशन के अंदर, दैट इज चार्टर, कि उनकी तरफ से जो प्रोजेक्ट ओनर है, हमारी तरफ से प्रोजेक्ट ओनर है, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का, जिसमें लिखा होता है कि क्लाइंट के बारे में लिखा होता है, हमारे बारे में लिखा होता है, क्लाइंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस फेज तक हमें कंप्लीट करनी है, ये वाला फेज इतने टाइम तक, ये वाला फेज इतने टाइम तक, इवन गो लाइव डेट तक उसके अंदर होती है, और दोनों का साइन ऑफ होते हैं उसके अंदर। जब चार्टर डिफाइन हो जाता है, दोनों के साइन हो जाते हैं, फिर हम बिजनेस ब्लूप्रिंट वाले पार्ट के अंदर आते हैं। अब बिजनेस ब्लूप्रिंट वाले पार्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहला होता है बीपीओ। बीपीओ ये कॉल सेंटर वाला बीपीओ नहीं है, दैट इज बिजनेस प्रोसेस ओनर। कि चार्टर में जिस बंदे का नाम था फ्रॉम क्लाइंट साइड, वो बंदा, वो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। वही हमारे सेमिनार, हमारे कनेक्ट्स अरेंज करवाएगा। हम उस सेमिनार्स में जाएंगे, हम खुद तो नहीं जा सकते ना, पहले हमसे पूछना पड़ता है, भाई हम इस दिन को आ रहे हैं, तो उस दिन अपना डेट टाइम फ्री रखना। अगर वो टाइम आपके लिए फ्री नहीं है, तो हमें कोई दूसरा टाइम सजेस्ट करो। ओके, तो जब वो टाइम हमें सजेस्ट कर देंगे, तो ही हम उस दिन पे जाएंगे। ठीक है, और वहाँ जाने के बाद हम उनसे रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे। जब सारी रिक्वायरमेंट हम उनसे गैदर कर लेंगे, तो उससे हम एक चीज़ डिफाइन करते हैं, दैट इज़ एज इज रिपोर्ट। तो एज इज रिपोर्ट इज होता क्या है, एज इज रिपोर्ट इज आपका जो क्लाइंट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, और टू बी रिपोर्ट उसके पैरेलली एक रिपोर्ट और हम बना रहे होते हैं संग संग, कि ये क्लाइंट की है और एसएपी के अंदर ये डिज़ाइन होगा। ओके, तो ना, तो ये दैट इज, और उसके बाद हम क्या करते हैं इसके अंदर, गैप एनालिसिस। ठीक है, तो गैप एनालिसिस होगा, और उसके बाद गैप फिलिंग होगी, कि क्या चीज़ करने के लिए क्या कस्टमाइज करना है, वेब से क्या टेबल से चीज़ हटानी है, कोई चीज़ फील्ड हमें डिलीट करनी है, कोई नई फील्ड हमें उसके अंदर डालनी है, तो वो अबैप करता है। मतलब कुछ भी छेड़खानी, कुछ भी करना सिस्टम के अंदर, वो सारा गैप फिलिंग होगी। उसके बाद हम इसके अंदर हम बनाते हैं ब्लूप्रिंट्स। ओके, तो ब्लूप्रिंट जब बन जाएगा, तो हम क्लाइंट को फिर दिखाते हैं। ओके, हम क्लाइंट को फिर दिखाते हैं, और क्लाइंट उसको ओके करेगा। उसके बाद ही क्या कहते हैं, हम उसको डेवलपमेंट के लिए अपने कंसल्टेंट के पास भेजेंगे। अगर उसने साइन नहीं किया, बोलता नहीं मेरे को और कुछ चाहिए, तो हम फिर बनाएंगे, वो सारी चीज़ें ऐड करेंगे उसके अंदर, फिर हम दिखाएंगे। ये ध्यान रखना कि हर फेज़ के अंदर हमें क्लाइंट से साइन ऑफ लेना ही है। बाद में वो मुकर भी सकता है, हो सकता है कि बोले कि भाई मैंने ये नहीं कहा था, और हमें टाइम लगा दिया, उसके बाद फिर बोल रहा है भाई कोई मेजर छोटा मोटा चेंज है तो हम कर सकते हैं ना, कि भाई थोड़ी बहुत चेंजेस करना है और हो गया। बट अगर उसने कुछ मेजर चेंज बोल दिया, तो फिर तो आपको उतना टाइम और काम करना पड़ेगा। तो आपको हर फेज के अंदर क्लाइंट से साइन ऑफ भी लेना है। दिस इज हाउ वी वर्क इन एसएपी सॉफ्टवेयर। सी, ओके, तो ये है थोड़ा सा एसएपी का इंट्रोडक्शन, कि एसएपी है क्या, क्यों आया, किस लिए आया, कैसे काम करते, कैसे एसएपी सॉफ्टवेयर वर्क करता है, एसएपी लैंडस्केप हम कैसे काम करते हैं उसके अंदर, और कैसे करते हैं। अब ये आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लर्न करेंगे एसएपी एचसीएम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, और ये वीडियो बहुत जल्दी ही विद इन 2 और 3 डेज़ के अंदर ये हम अपलोड कर देंगे। सी, थैंक यू। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन पे मेरे को अपने क्वेश्चंस और अपनी कुछ क्वेरीज, आप कहीं पे जॉब करते हो, चाहे आप एसएपी कंसल्टेंट हो, चाहे आप एसएपी एंड यूजर्स हो, कहीं पर भी स्टक कर गए हो, आप मेरे को वो क्वेश्चंस यहाँ पर पिंग कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। थोड़ा टाइम लग जाएगा, अगर मैंने इमीडिएटली दिया, मैं कहीं पर बिजी हूँ, किसी प्रोजेक्ट में हूँ, कहीं पर हूँ, तो मैं आपको आंसर नहीं दे पाया, तो मैं जितनी जल्दी हो सके मैं चाहूँगा कि मैं उतनी जल्दी आपको उसका आंसर दूँ, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपल होगा तो इमीडिएटली मेरे फ़ोन का एक्सेस मेरे पास है, तो मैं इमीडिएटली आपको आंसर दे सकता हूँ। अगर मेरे पास मेरे फ़ोन का एक्सेस नहीं है, तो मैं आपको इमीडिएटली आंसर नहीं कर पाऊँगा, बट आई कैन गिव यू, मतलब जितनी जल्दी हो सके, 2 or 3 or 4 or 8 hour, विद इन 1 or 2 days यू विल गेट योर आंसर। ओके, सी, तो अगर आपको इस समझ पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और एसएपी के अंदर या और किसी भी ईआरपीस के अंदर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, समझ चाहते हैं, मेरे को सजेशन दे सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना सकता हूँ। I have multiple expertise in ERPs. I have worked on PeopleSoft. I have worked on Workday. I have worked on SAP. So I have so many expertise. If you need some classes, online classes in YouTube in my channel, you can send me message. Okay, I will do that.
ओके, बाय बाय, टेक केयर।